और हो सकता है। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th डी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। और सर मैं अभी एसर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन एंड द मोटो ऑफ सेलेक्टिंग दिस क्वेश्चंस इज दैट, जैसा कि आपने देखा होगा कि देखो, पहली बात तो ये सेकेंड टर्म में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक है हमारे पास मिली है, तो उसमें ये असर्शन रीजनिंग दिया हुआ है, पॉइंट। और असर्शन रीजनिंग के चांसेस हैं कि इस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉइंट। पहली बात तो ये है, इसलिए मैंने PT2 में इसको शामिल भी किया था। और PT2 में नहीं शामिल कर सकता था मैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। लेकिन मैंने जानबूझ कर शामिल किया था सो दैट आई कैन टेस्ट यू। मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस भी किया था आपके सामने, और मैं बिल्कुल सही था शामिल करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में 100% आंसर किसी का नहीं हुआ। इवन मैं सच बता दूं कि इसमें हम लोगों को भी कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स हम लोग जो देखते हैं उससे मैच नहीं करते हमारे आंसर, ऐसा होता है, पॉइंट। और मैं बता दूं, ये असली टेस्ट है नॉलेज का। बताओ पॉइंट, ये असली टेस्ट है आपके कंटेंट के होने का। जो थोड़ा बहुत डिस्कशन कंफ्यूजन जो हम लोग को होता है, वो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, तो डेटा का अंतर हो सकता है, इसकी वजह से आंसर्स और बुक के आंसर्स हमारे आंसर्स में मैच ना हो, पॉइंट। तो हम बाय एंड लार्ज हम फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट सही सही बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, in spite of being the world's most populous country, China's annual growth rate of population is 0.46, is lower than India's annual growth rate of population 1.03 और पाकिस्तान annual growth rate of population 2.05। पॉइंट, ये आपका assertion है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या देता है, द वन चाइल्ड पॉलिसी वाज पार्ट ऑफ बर्थ प्लानिंग program designed to control the size of the rapidly growing population of the People's Republic of China. One child norm was introduced in China in the late 1970s। ठीक है। अब ये बताओ कि आपका इसमें आंसर क्या होगा। ये आपके सामने आंसर्स भी दिए हुए हैं, मतलब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अल्टरनेटिव, ठीक है। बताइए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट, पहली बात हम स्टेटमेंट पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं और आपके सहयोग चाहूंगा मैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना है, ठीक है। एग्री करते हैं ना। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 0.46 कम है। अब 0.46 है तो 0.5 अगर है 2015 के डाटा के अनुसार, तो हम इसको 0.46 मान लेते हैं फिलहाल टाइम बीइंग के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये डाटा और बाद का हो और लेटेस्ट हो, ठीक है। आगे जो पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ, उस हिसाब से मैं मान के लेता हूँ, एग्री करता हूँ, ठीक है। जो मुझे 2015 का याद था, इज लोअर देन द इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1.03। मुझे 1.2 याद आ रहा है 2015 के अनुसार, ठीक है। इसमें 1.03 हो सकता है बात का। पाकिस्तान एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन 2.05, हमको 2.1 याद आ रहा है, तो ये भी हमको लगता है बात का ही होगा, जो 2.05, तो मतलब लेटेस्ट यही होगा, ठीक है। मेरा थोड़ा पुराना डेटा है जो मेरे दिमाग में फिट है, ठीक है। तो ये मान लो, ये इस आधार पर ये बात तो सही है ना। टेक्स्ट की केवल बात करो, इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री सही है। चाइना हैज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 4.6, ठीक है। ये मतलब कम है, इंडिया से तो कम ही है, पाकिस्तान से भी कम है। इज लोअर देन इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये सही है। पाकिस्तान एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सबसे कम चाइना है, चाइना उसके बाद इंडिया है और उसके ऊपर पाकिस्तान है। PIC यही है हमारा ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, करेक्ट ना। तो ये हमारा, ये मेरा ट्रू हो गया। दूसरा क्या रीजन क्या कहता है कि द वन चाइल्ड पॉलिसी वाज पार्ट ऑफ बर्थ प्लानिंग प्रोग्राम डिजाइन टू
control the size of rapidly growing population of the People's Republic of China. ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म वाज इनिशिएटेड चाइना इन 1970। ठीक है, तो ये बात सही है, ये भी बात मुझे सही लग रही है ना कि चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में जो कंट्रोल आया है, जो कमी आई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है बेटा? हाँ, वन चाइल्ड नॉर्म, करेक्ट ना? तो ये हमारे अनुसार ये सही है, लग रहा है ना बेटा? बोथ assertion A and reason R are true and R is the correct explanation of assertion A, करेक्ट ना बेटा? बोलिए, Yes, sir. आयुषी एग्री? Yes, sir. अच्छा चलो, थैंक्स गॉड। ओके आयुषी, चलो ये हमने डिस्कस पहले ही कर लिया, इसलिए वही यहाँ भी हमारे लिए आसान हो जाता है कि एक बार पहले डिस्कस कर लेते ना, आसान थोड़ा और बढ़िया फ्लो बन जाता है। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट पोर्शन है, तो अंडरलाइन करके पहले रहेगा ना, तो आपको एम्फेसिस किस पर देना है शब्दों पर वो नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं जरा इसको रब कर दूँ, सफाई अभियान कर लूँ भाई, ठीक है ना? चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि ऑफिशियल डेटा ऑफ पाकिस्तान indicates rising poverty in the country. The proportion of poor in 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in the recent decades. Compared to 1980s and the growth rate of GDP and its sectoral constituents, especially point. So official data of Pakistan, once again, official data of Pakistan indicates rising poverty in the country. The proportion of poor in 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in the recent decades. Compared to 1980s and the growth rate of GDP and its sectoral constraints, especially in the primary sector, have fallen in the 1990s. ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। ओके, ठीक है, ये पाकिस्तान का जिसको डेटा याद है वो इसको पहली बात स्टेटमेंट को पढ़ना कि ऑफिशियल डेटा ऑफ पाकिस्तान इंडिकेट राइजिंग पॉवर्टी इन द कंट्री। इसमें एग्री और डिसएग्री पहले होना है, ठीक है। The proportion of the poor 1960 was more than 60%, which declined to 25% in 1980s and started rising, ठीक है, पहले घटा और फिर बढ़ गया। बट अब इसको इसकी इवोल्यूशन की क्या ऐसी घटना घटी, अगर घटी तो पहले इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। Recent decades compared to 1980s and growth rate of the GDP and sectoral constraints, especially in primary sector, have fallen in the 90s. Okay, ठीक है, ये पहला रीजन क्या है? एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन इन पाकिस्तान वर बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट and not on the institutionalized process of technical change. If there was a good harvest, the economy was in good condition. When it was not, the economic indicators showed stagnation of poverty. देखो ये जो फिनोमेना है ना, अगर तुम इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखोगे ना बेटा, तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आप प्री कह लो, आज भी कह तो ये आज भी सही है कि जिस साल मॉनसून की अच्छी बरसात होती है ना, उस साल हमारा जीडीपी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? मॉनसून अच्छा हुआ, मॉनसून गुड मॉनसून कह लो इसको, गुड मॉनसून रिजल्ट टू द हेल्प द इंडस्ट्रीज। कैसे इंडस्ट्रीज को हेल्प किया? जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, करेक्ट ना? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे कॉटन की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे शुगर केन वाली इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और क्या है? कॉटन है, शुगर केन है, सिल्क, कॉटन सिल्क, चलो हाँ अलग ही कलर, सिल्क इंडस्ट्रीज, मतलब ये जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, ये सभी जो है इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, राइस है, पल्स है, सब जैसे आप
आशीर्वाद का आटा खाते हो तो क्या ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हुआ ना, इसका रॉ मटेरियल तो एग्रो से ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। अगर इस इंडस्ट्रीज, अगर आप क्लोथ इंडस्ट्रीज, शुगर के इंडस्ट्रीज के देखो, तो जो मशीन जो बन रही है वो क्या है, वो फुल्ली जो है क्या, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है। तो देखो लिंक कहाँ से हो रहा है, अच्छा मानसून आया, लिंक कहाँ से स्टैब्लिश हो रहा है, देखो ये मानसून ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ने आयरन एंड स्टील को सपोर्ट किया। मेरे पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, क्योंकि अब इन दोनों की का जब ग्रोथ होगा तो बैंकिंग का भी ग्रोथ होगा, ठीक है, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी है ना सर्विस सेक्टर वाले, ट्रांसपोर्ट, ये सब का ग्रोथ होगा। तो क्या होगा, जीडीपी का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो उस सेंस में हमको थोड़ा सा इसको रिलेट करके अपने नॉलेज को, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसको थोड़ा सा एलोबरेट करने का प्रयास करना है, ठीक है, तब जाके सब्जेक्ट में मजा आएगा कि ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च किया तो गवर्नमेंट की इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे इम्पैक्ट होगा। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड द फूड सप्लाई situation in Pakistan were based on good harvest and not on the institutional process of technical change। तो ये भी true हमको लग रहा है। If there was a good harvest, the economy was in good condition. When it was not, the economic indicators showed a stagnation or poverty। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। एग्री हैं तानिया, सक्षम, शाहीन, रिया? रिया आज कुछ बोल नहीं रही है, रिया, रिया? यस सर। अरे बेटा सो गई क्या? नो सर। हाँ, सोने वाली बच्ची तो नहीं है तुम। चलो, ओके, तो अब हम आते हैं। तो ये भी हमारा true- आयुषी सही है बेटा? आयुषी, आयुषी यस सर। बोल बेटा, मैथ्स लगा रही है क्या नहीं सर। कि अकाउंट बना रही है? अरे नहीं सर। कि तुम लोग के दिमाग में दो ही सब्जेक्ट है, हमारे इकोनॉमिक्स को तुम लोगों ने तो एकदम डाइवर्स कर दिया है। हम्म, मत कर बेटा, मत कर, समझ ना, इकोनॉमिक्स में रघुराम राजन बन जाएगी, जान ले। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ लेगी। अभी मैंने बताया ना, आईआईटी में भी इसका स्कोप है। आईआईटी खड़गपुर में एक स्टूडेंट है, उसने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है और उसने इकोनॉमिक्स लिया है, इकोनॉमिक्स लिया आईआईटी खड़गपुर से, ठीक है। अब यहाँ से जो बच्चा निकले, जो लड़की वो निकलेगी, अनन्या पांडे, तो ये जो निकलेगी बच्ची, ठीक है, अभी आईआईटी से निकलने का मतलब समझ रहे हो कि कहाँ जाएगी वो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, दिल्ली। अब आईआईटी से निकलने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मान लो कर लेगी, एमबीए वगैरह कर लिया वहां से मान लो, ठीक है, पहली बात। उसके बाद सुपर कंटेंट, इकोनॉमिक्स आप कोई भी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ते हो ये बहुत मायने रखता है, तो ये सुपर कंटेंट होगा। हाँ, तो ये कंटेंट जब जाएगा तो वो आरबीआई जाएगा या ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में जाएगा, प्लानिंग कमीशन चला जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग चला जाएगा। ये कंटेंट यहाँ जाने वाले हैं, समझ लो। या जैसे अभी अभी हमारे आईएमएफ की एक इंडियन है ना, क्या नाम, वर्ल्ड बैंक इंडियन है, क्या नाम है, नाम में स्लिप कर रहा है, तो ये इंडिया इंडिया की है। तो ये ऐसे ही कंटेंट जाते हैं वहां पर, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और जब पढ़ते हो इकोनॉमिक्स ना, तो किन्स को ध्यान रखो कि किन्स ने कैसे देश को बचाया था, तब सब्जेक्ट से ज्यादा इफेक्शन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बीच बीच में ये सब बातें मोटिवेशनल टॉक है हमारी। तो असर्शन हमारा कहता है टू इंक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन among nations in neighborhood, regional and economic grouping are formed, regional and economic grouping formed such as SAARC, EU, ASEAN, G8, G20, BRICS, etc. To increase economic cooperation among nations in the neighborhood, regional। तो ये बात तो अपने आप में सही लग रही है ना बेटा,
बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर साथ साथ आपको ये भी जानना है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है। G8 G20 में कौन कौन से देश हैं, ब्रिक्स क्या है। ठीक है, मतलब ये कम से कम सार्क सभी जानना चाहिए। सार्क, एशियान और ब्रिक्स, ये में डायरेक्ट इंडिया है इन्वॉल्व, स्पेशली इन दोनों में से ये बहुत एक्टिव है। ठीक है, इन दोनों में। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। तो पहला हमारा ये ट्रू है। ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस, जो पॉलिटिकल रिलेशंस जो भी है, इसको बढ़ाने का एकमात्र यही कारण होता है कि हम अपने देश का को मजबूत बनाएं। ठीक है, और आज फिलहाल कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है एक सिटीजन होने के नाते कि देश की ताकत बढ़ी है। तो ड्यू टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स विच विल स्ट्रेंथन। जैसे अभी चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ डोकलाम के बाद तो भारत ने चाइना के प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगा दिया कि चाइना जो इंडियन जो कंपनीज है उसको टेक ओवर, जैसे बाइजू है, बाइजू को चाइना का इसमें स्टेक लगा हुआ है। पॉइंट, उसकी कोशिश यही थी कि भारत की सब कंपनियों को वो खरीद ले, और जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वो वही कहे। थैंक्स टू आवर लीडरशिप दैट इसने बहुत जल्दी इसको रियलाइज किया, और चाइना की मोनोपोली और चाइना से डायरेक्ट टक्कर हम ले रहे हैं आज की डेट में। That is very fantastic being a proud citizen, I can say. तो ये बताओ, टू इंक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग, तो ये हमारा ट्रू है। दूसरा हमारा क्या बताओ, स्ट्रेंथन, ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब बताओ, इतना सारा डिस्कशन मैंने किया, बताओ इसके आधार पर कि ट्रू है कि फॉल्स है। इतना सारा मैंने जो सर ट्रू है सर। ट्रू है, मेरे पॉइंट, तो ये भी ट्रू है। मेरे पॉइंट, ये सारा ही ट्रू ही देता है। जिसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन ट्रू ही देता हूँ। चलो, ये बताओ, ये बताइए। चलिए, सर असर्शन ट्रू है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, सबसे पहले बोल के जीत गया आयुषी, तानिया, रिया, आयुष सिंह पुंडीर, पचौरी जी, कार्तिक गुलाटी। आयुषी, आप लोग नहीं बोले बेटा, सर क्यों ट्रू है। इतना? हाँ, ट्रू है ना, ओके, वेरी गुड। हाँ बोलिए। बोथ इनिशिएटेड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन 1947। हम्म बोलो, ये बताओ। सर सेकंड वाला फॉल्स है। बाकी भी पार्टिसिपेट करें। खामोश, ये खामोशी, बोलिए भाई। आयुषी जी, रिया, सानिया बेटा बोलिए। कार्तिक गुलाटी, आयुष, आयुष सिंह कुंडेर जी, आयुष पचौरी जी, सर नाम लिया आपने? तिवारी जी। अभी बहुत देर से नाम ले रहा हूँ बेटा जी, बहुत देर से नाम ले रहा हूँ जी। सर नेटवर्क इशू होगा, मुझे अभी आवाज आई सर। और कि तुम अभी आए हो? हम्म? चलो खैर, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे फिलहाल। चलो बोलो, बताइए। बोथ इनिशिएटेड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन 1947। बताइए, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? सर फॉल्स है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, फॉल्स है। हम्म, सर मतलब इंडिया की तो 1951 में हुई थी ना, और पाकिस्तान की 1956।
बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ये तो बिल्कुल सही है ना। बोथ इनिशिएटेड their डेवलपमेंट प्रोसेस on the basis of economic planning in 1947, तो ये फॉल्स है। बोथ इनिशियल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। हाँ, इकोनॉमिक प्लानिंग 1947 में तो नहीं आई थी, इस बात से तो मैं भी एग्री। ठीक है, करेक्ट है ना। Yes, sir. 1950 और 1951 to 56 यही है ना, 2 साल, करेक्ट ना। Yes, sir. तो बोथ इनिशिएटेड द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये तो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी सही है ना। देखो यहां पर मुझे लग रहा है कि 1947 में जो इकोनॉमिक मॉडल आया मिक्स्ड इकोनॉमी का तो आ गया, यहाँ क्वेश्चन में शायद ये प्लानिंग पर फोकस ये उस संदर्भ में नहीं कर रहा है, क्योंकि 1947 में तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपना ही लिया था बेटा। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर ये फोकस नहीं हमारा कि 1950 का प्लानिंग, कि प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट से ये रिलेट शायद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ मानना है कि यहाँ पर ये इस बात पर फोकस करना चाह रहे हैं कि हमने क्या मिक्स्ड इकोनॉमिक प्रोसेस इकोनॉमिक प्लानिंग पर किया, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट करने का पर्पस क्या था। मेरे पॉइंट, चलो मैं फिलहाल इसको मैं फॉल्स ही मान के छोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा यह मानना था कि मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने किया था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने क्यों किया था, इस पर रीजन का मतलब होता है कि अगर असर्शन का मतलब यह है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, रीजन जो दिया गया है कि क्या मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अगर फॉलो किया गया तो किस कारण से फॉलो किया गया। तो यहां मेरा मानना है कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों थे। प्राइवेट आजादी के बाद हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस Britishers had not allowed to grow the private sector. As a result, private sector was not taking initiatives in infrastructure or others development process. They are mainly confined themselves to the profit making industries. Correct ना? तो गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर पर रिलाई करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन तो बिल्कुल, ये जो हमारी समझ से ये रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये रीजन तो नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी बात को ही अगर मान लूं उसको, तब भी ये तो ये फॉल्स मान रहे हैं आप लोग इस हिसाब से। चलो ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन का फोकस वही है जैसा कि आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी समझ से इसमें ये होना चाहिए था, थोड़ा सा क्वेश्चन वेग बना ही देते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर अगर फोकस वही है तो ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट कि मिक्स्ड इकोनॉमी के नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने का कारण क्या था कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने वाले जो संसाधन थे वो हमारे पास सीमित थे, और यही कारण है, यही एग्जैक्ट रीजन है कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया था। आर्गेटिव पॉइंट, यही एग्जैक्ट रीजन है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये, इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई दुरा नहीं। और इस क्वेश्चन में डाउट इसलिए क्रिएट हो गया कि 1947 लिखा था, प्लानिंग इन 1950, क्योंकि मॉडल जो है ना था बेटा, जानते हो मॉडल 1950 में मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं अपनाया गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्लानिंग अपनाया गया था। और यहाँ पर बोथ इनिशिएटेड द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन 1947। चलो, तो यहाँ 1947 नहीं होके 1950 होगा, तो A is correct and B is sorry, assertion is correct and reason is false। चलो मान लेते हैं फिलहाल, क्योंकि मैं डाउट का फायदा हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है ना, जहां कहीं भी डाउट हो ना वहां फायदा जो है बच्चों को मार दिया जाता है, उस हिसाब से मैं मान लेता हूँ आपकी बात। ठीक है, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, तो ये Yes, sir.
रीजन इज फॉल्स और ऐसा। लेकिन हमने दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी 1947 से चल रही है, न कि 1950 से। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। प्लानिंग वर्ड जो आ गया ना, प्लानिंग वर्ड 1950 में, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन हुआ था। और इसलिए मैं कहता हूँ अगेन, अब मेरे दिमाग में आया, प्लानिंग कमीशन हुआ था, प्लानिंग तो 1947 से ही चल रही थी हमारी, इसलिए ये हम इसको फॉल्स नहीं मान रहे बेटा, मेरे दिमाग में भी आया। मेरे पॉइंट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, ओके, तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा बेटा, ए इज, ओके, तो ये हमारा एसर्शन जो है हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू है, और ये भी ट्रू है मानते हैं अब, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है। ठीक है, करेक्ट है, बोलो भाई, बोलिए, एग्री है मुझसे, बोलो भाई। आयुषी, यस सर। आयुषी, आयुषी से जरा पूछो भाई, आयुषी कुछ बोलेगी यस तो। सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट, मैं पकड़ लिया, ठीक है ना। हाँ, मतलब अभी एक मन में डाउट है, करेक्ट ना, करेक्ट ना, राइट। नहीं सर, ठीक है, हो गया। हो गया, प्रेशर में बोल रही है क्या, सर बोल रहे हैं तो कैसे बोल ना। नो सर। नहीं नहीं, मैं तो जानना चाहता हूँ भाई, चलो ठीक है, ठीक है, जब इस तरह का कोई डाउट हो ना बेटा, उसको स्टार मार्क कर लिया करो, ठीक है, फिर ऑलवेज स्कोप, क्योंकि डायलेमा मत रखो, ठीक है ना, अपने को स्टार मार्क कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी मार्क्ड है, which led to burden of more social security measures the government for elderly population। ठीक है, observed increase in number of elderly population, ठीक है। वन चाइल्ड नॉर्म, रीजन क्या है, वन चाइल्ड नॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1970s which reduced the population growth rate। ठीक है, ये बताओ, चाइना ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, सही है गलत है, सर सही है, दोनों सही है। सही है ना, इसमें तो किसी को क्यों, क्योंकि हर देश में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है ना, उसमें यूथ्स है, चिल्ड्रन है, और क्या है, यूथ्स है, चिल्ड्रन है, और एल्डरली पॉपुलेशन है, यही तीन होगा, ये तीन कंपोजिशन है। अब आपने जो पहले चाइल्ड है, ये जो पॉपुलेशन है, यूथ तो धीरे धीरे ओल्ड होगा ही होगा, और चिल्ड्रन का जो है पॉपुलेशन पर आपने वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स लगा दिया, तो चिल्ड्रन की संख्या धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, करेक्ट ना, और किसकी बढ़ रही है, इसकी, और चिल्ड्रन की संख्या घटने का मतलब यूथ की संख्या का भी घटना, टोटल पॉपुलेशन में कंपोजिशन में देखा जाए तो यहाँ पर वही बात हमको समझ में आ रही है कि चाइना ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन विच लीड टू बर्डन ऑफ मोर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। अब जब ओल्ड एज लोग होंगे ना, तो मोर ओल्ड एज का मतलब क्या हुआ कि मोर डिपेंडेंट पॉपुलेशन, मोर डिपेंडेंट पॉपुलेशन, करेक्ट है, और मोर डिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे आपने हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज कह लो, या उनके लिए केयर जो सेंटर्स हैं उसकी व्यवस्था कर लो, ठीक है, ओल्ड एज होम की व्यवस्था कर लो, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें का क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बर्डन ऑन मोर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो हॉस्पिटलाइजेशन है, ओल्ड एज पेंशन है, या कह लो जो ऑर्फेनेज है, या
ओल्ड एज होम है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तो उस पर जो है ज्यादा बर्डन पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो अब ये इसका कारण क्या इन्होंने दिया है कि वन चाइल्ड नॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना 1970s। तो ये पहला इंफॉर्मेशन सही है कि 1970 विच रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम किया। तो ये जो मैंने यहाँ पर रीजन दिखाने का प्रयास किया, ये रीजन सप्लीमेंट करता है। करेक्ट ना? तो ये हमारा बिल्कुल पहले से मार्क भी है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। करेक्ट है बेटा? बोलिए। साहिन, कार्तिक, यस सर। आयुषी, तान्या, बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है ना? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था, टाइम हो गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी पे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका आंसर मुझे बता दो भाई, कोई पढ़ डालो कोई आंसर। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी पर बता दो, चाइना वाला। अर्जुन, आपके पास? यस सर। बोलो। सर 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके अंदर सर मॉडर्नाइजेशन हुआ था चाइना के अंदर, और कम्यून सिस्टम आया था। हम्म, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। ठीक है, बोलो और बताओ। सर कम्यून सिस्टम आया था। इसमें कम्युनिटी सिस्टम आया था, ठीक है, कम्युनिटी सिस्टम ठीक लिख सर दिया। हाँ इसका बोलो। एम था एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। इस एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट इकोनॉमी में करना, थ्रू ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, इसको 1958 से 62, ठीक है। माओ ने इसको दिया था, चेयरमैन थे माओ, माओ जेडोंग। कम्युन सिस्टम क्या था बेटा? कम्युन सिस्टम। सर रूरल एरियाज में हुआ था, और कलेक्टिव फार्मिंग, सॉरी। हाँ ठीक बोल रहे हो, कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया था। यस सर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ना कि जितने देखो, इसमें तो रसिया का भी रोल था, रसिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी हेल्प किया था, तो रसिया ने इसमें अपने जो लोग थे उसको भेजा था यहाँ पर चाइना में। ठीक है, आगे पॉइंट। और इन्हीं की सहायता से ये कम्यून सिस्टम पहले चाइना और रसिया में चलता था, तो वहां इन्होंने किया, और अपने लगभग 26,000 लोग जो थे ना, उसने कम्यून से स्थापित किए, 26,000। ठीक है, और इसके माध्यम से वो इस तरह के रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन फिर बीच में यहाँ पर ड्राउट आ गया ना, तो स्थिति थोड़ी थोड़ी क्या बहुत खराब हो गई, और लगभग 30 मिलियन, 30 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये उसका ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव था, बहुत हद तक सफल हुआ था। नहीं कहा सकता कि नहीं सफल हुआ था, बहुत हद तक चाइना की स्थिति बहुत स्थिति बदल गई थी चाइना की, और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति एक जागरूकता आई, और लोग ज़्यादा जागरूक हुए, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जो चाइना में भुखमरी होती या कोई स्थिति खराब होती, और ज़्यादा उसका प्रेशर पड़ता है इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं हुआ। हर मतलब जो स्टार्टअप अगर कहा जाए, तो स्टार्टअप की भावना वहां से डेवलप होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग था वहाँ चाइना के लिए। चलो ठीक है, विद दिस नोट आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस क्लास। लेकिन जाने से पहले, गूगल क्लासरूम में मैंने क्वेश्चन दिया, उसको कर लीजिएगा बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और क्लास में ज्यादा ज्यादा बच्चे आइए, ताकि चुपचाप लॉग इन करके बैठे रहो ना, तभी कुछ ना कुछ फायदा होगा। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। 5 क्वेश्चन दोगे, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन दूसरे बच्चे आंसर देंगे, आपको चोट लगेगी, उसी से याद होता है। टीचर के डांटने मारने का फायदा यही होता है कि वो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में टीचर ने आपको बोला, टोका, मारा, जो भी किया, हाँ मम्मी पापा ने किया, जो भी किया, जिसने भी किया, वो आपके दिमाग में मेमोरी बन जाती है, एक स्टोरी बन जाती है, वो जिंदगी भर याद होता है।
तो कुछ ना कुछ फायदा होगा बेटा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आने का प्रयास कीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir.